हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये पार्ट 2 है लेबर मार्केट का। लेबर मार्केट की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसमें जो फर्स्ट वीडियो था वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया था अबाउट द मीनिंग ऑफ लेबर मार्केट एंड उसके डिटर्मिनेंट्स वगैरह। एंड इन दिस वीडियो हम कंपोनेंट्स ऑफ लेबर मार्केट में जो फर्स्ट कंपोनेंट है विच इज़ द डिमांड फॉर लेबर वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद डिमांड फॉर लेबर. Demand for labor. So demand for labor. The labor market is a factor market. Labor market factor market है. Factor market मतलब जो factor of productions है हमारे land, labor, capital. तो उसमें labor is one of the factor. तो which is why it is also known as factor market. It provides a means by which employers find the labor they need. और labor market ही वो place है या वो means है या वो medium है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर्स लेबर्स को हायर कर सकते हैं, लेबर्स को ढूंढ सकते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। द डिमांड फॉर लेबर इज़ अ डिराइव्ड डिमांड। अब डिमांड फॉर लेबर क्या है? वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड कैसे? अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वर्कर्स नहीं चाहिए होंगे। क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इस वजह से लेबर्स की डिमांड है। तो लेबर की डिमांड इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द रनिंग ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मीनिंग दैट इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट लेबर प्रोड्यूसेस। तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर की डिमांड भी नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऑपरेट की जाती है? या क्यों कोई भी इंसान एक कंपनी खड़ी करने की सोचता है? कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट करने की सोचता है, क्रिएट करने की सोचता है, क्योंकि उसको समझ में आता है देयर इज़ अ डिमांड फॉर दैट गुड और सर्विस। तो अनटिल एंड अनलेस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो वो प्रोडक्ट क्रिएट किया जाएगा। प्रोडक्ट क्रिएशन का मतलब है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। कस्टमर्स की डिमांड है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और उस प्रोडक्शन की वजह से किसकी डिमांड क्रिएट होगी? लेबर्स की, क्योंकि इवेंचुअली लेबर्स आर द मीडियम जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। When producing goods and services, businesses require labor and capital as input to their production process. The demand for labor is an economic principle derived from the demand for firms output. I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। That is, if डिमांड फॉर अ फर्म्स आउटपुट इंक्रीजेस, तो अगर किसी कंपनी का आउटपुट का डिमांड इंक्रीज होगा, मतलब उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, इन सिंपल लैंग्वेज उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो रही है, लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इवेंचुअली उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसका प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो उसको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और जब मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डिमांड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को, लेबर्स को, वर्कर्स को। एंड इफ़ द डिमांड फॉर फर्म्स आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेज, और वाइस वर्सा, अगर उसके प्रोडक्ट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, लाइक उसका डिमांड डिक्रीज हो रहा है, उसका डिमांड कब नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन स्लो होगा तो वो और उसको फर्दर लेबर्स की डिमांड नहीं होगी। In turn, it will require less labor and its demand for labor will fall and less staff will be retained. Demand for labor refers to the number of workers that employers are willing and able to hire at given wage rate within a certain period of time. तो willing and able to hire एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। देखो, अभी तक हमने देखा, हाँ, हम क्या समझ रहे थे कि डिमांड फॉर लेबर क्या है? एक तरीके का डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड कैसे? कि अगर फर्म का आउटपुट इंक्रीज होगा, उसके प्रोडक्ट्स का डिमांड अगर ज़्यादा राइज होगा तो इवेंचुअली उसको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन एक्सपैंड करना पड़ेगा तो वो डिमांड करेगा लेबर्स को, उसको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम हमको
ये भी जानना है कि डिमांड फॉर लेबर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी सर्टन देखते हैं कि चलो डिमांड फॉर लेबर इतना है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वो जो डिमांड निकल के आई है वो उन्हीं एम्प्लॉयर्स की डिमांड निकल के आई है, दोज एम्प्लॉयर हु आर विलिंग एट द सेम टाइम एबल टू हायर द पर्सन, द वर्कर। तो डिमांड फॉर लेबर का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर इज़ विलिंग ऑल्सो, मतलब वो चाह तो रहा है कि उसको चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके फर्म के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो और ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर सके, क्योंकि वर्कर्स का हायर करने का मतलब ये भी है ना कि उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उस पर कॉस्ट लगेगी। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर उसको एक्सपेंशन की ज़रूरत है लेकिन उसके पास क्या पता इतना फंड ही ना हो कि वो अभी प्रेजेंट में अगर 100 एम्प्लॉयर्स की सैलरी दे पा रहा है और उसको चाहिए लेट से 50 और, तो वो 50 को मे भी चाहिए, उसके विलिंग, ही इज़ विलिंग टू हायर 50 मोर एम्प्लॉयज़, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके पास उतना फंड है कि वो 50 की कॉस्ट को भी इंकर कर सकता है। तो उसके पास विलिंगनेस तो होनी ही चाहिए, एट द सेम टाइम वो एबल या केपेबल भी होना चाहिए उतना कि वो जो वर्कर्स है या लेबर्स है उनको हायर कर सके। तो जो एम्प्लॉयर विलिंग भी होगा और एबल भी होगा उसी की डिमांड को डिमांड फॉर लेबर में हम काउंट करेंगे। अदरवाइज जैसे कि हम अगर जनरल सेंस में बोले कि हम एक कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कस्टमर का जो डिमांड होती है वो वही कस्टमर की डिमांड को लिया जाता है, दैट द पर्सन हु इज़ एबल एंड विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट। अब देखो सपोज मैं हूँ या मेरी सपोज लेट से मेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मेरे वेजेस हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे को मन तो ये भी होगा कि लेट से मैं मर्सिडीज़ ले लूँ, बट आई एम विलिंग, मैं चाहती हूँ कि मैं मर्सिडीज़ लूँ, बट एम आई एबल टू बाय दैट मर्सिडीज़? नो, बिकॉज मेरी जो पैकेज है, मेरा जो सैलरी है या मेरे जो वेजेस है वो क्या है, मेरी परचेजिंग पावर उतनी नहीं है, ठीक है। तो एज अ कस्टमर मर्सिडीज़ का जो डिमांड होगी वो उन्हीं कस्टमर्स को ध्यान में रख के क्रिएट की जाएगी, मतलब उन्हीं कस्टमर्स को ध्यान में रख के काउंट की जाएगी जो कस्टमर्स के पास पैसा भी है और विलिंगनेस भी है उस मर्सिडीज़ को लेने की। अदरवाइज देखा जाए तो मर्सिडीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो विलिंग तो होंगे बट उनके पास उनका परचेजिंग पावर उतना नहीं है कि वो मर्सिडीज़ को ले भी सके। तो मर्सिडीज़ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमने देख लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी है, हर एम्प्लॉयर अगर जिसको एक्सपेंशन की ज़रूरत है, जिसको लेबर चाहिए, जिसको मैन पावर की ज़रूरत है, लेकिन क्या वो उस मैन पावर को हायर करने के लिए केपेबल है, क्या उसके पास उतना फंड है कि वो उसको कॉस्ट पे लगा सके, तो ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक एम्प्लॉयर की विलिंगनेस भी और उसकी कैपेसिटी भी देखी जाती है अगर हम लॉ ऑफ जो डिमांड होती है लेबर्स की उसको काउंट कर रहे हैं या उसको कंसिडर कर रहे हैं। इट इज़ अ डिराइव डिमांड फ्रॉम द लेबर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट लेबर्स हेल्प टू प्रोड्यूस, ठीक है। आई होप आपको ये जो विलिंगनेस एंड एबल का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। Now the following are some of the factors that influence the demand for labor. अब demand for labor जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड हाई या लो जा सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर है द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Higher the price of goods and services, the more profitable it is for the firm to produce it and more labor they will demand. तो अगर उसके गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई होगा तो ऑब्वियसली उनका जो प्रॉफिट है वो भी हाई होगा, क्योंकि अगर लोग खरीद रहे हैं उनका प्रोडक्ट और हाई प्राइस में खरीद रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको उतने प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो देन दैट फर्म इज केपेबल इनफ टू हायर मोर लेबर। Then we have second, which is productivity of labor. The more productive a worker are, the more output they can produce per hour. तो यहाँ पर वर्कर्स की एफिशिएंसी की बात हो रही है। जितना भी वर्कर एफिशिएंट होगा उस हिसाब से उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। जो वर्कर्स है एफिशिएंट है, जो वर्कर्स प्रोडक्टिव हैं, उनके प्रोडक्टिव का यहाँ पर मतलब है कि वो कितने अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनका वो कितनी एफिशिएंटली किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, किसी भी आउटपुट को दे पा रहे हैं। तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उनकी डिमांड भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी या कम होगी, वाइस वर्सा।
कॉस्ट ऑफ लेबर, द हायर द कॉस्ट ऑफ लेबर द लेस प्रॉफिटेबल इट इज़ फॉर द फर्म। कॉस्ट ऑफ लेबर का मतलब है कि जब फर्म किसी लेबर को हायर करती है तो उसके ऊपर बहुत सारे वो कॉस्ट इंकर करती है, बहुत सारा खर्चा करती है, ठीक है। उसको हायरिंग के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए उसको सैलरी देनी पड़ती है, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी जो वेजेस है, सैलरी है, ये सारी कॉस्ट ऑफ लेबर में ही आती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट की तरफ से जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतना डिमांड कम होगा लेबर का, और जितनी कम होगी उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप सस्ते में, अगर कोई लेबर का जो पर डे वेजेस है वो कम है, तो ऑब्वियसली जो फर्म्स हैं वो तो चाहेंगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स मिल जाए। अगर 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है, लेट्स से कि एक एरिया में 50 रुपीज़ पर डे का वेज रेट है और एक एरिया में 200 रुपीज़ पर डे का है, तो जहाँ 50 रुपीज़ पर डे का है वहाँ पर जो वर्कर्स का डिमांड है वो हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर फर्म को 200 रुपये में 4 वर्कर्स मिल जाएंगे, और एक तरफ 200 रुपये में एक ही वर्कर वो अफोर्ड कर सकती है। तो उस हिसाब से जितना कॉस्ट ऑफ लेबर होगा उस हिसाब से उसकी डिमांड भी फ्लक्चुएट करती रहेगी। Cost and availability of substitutes. If there are good substitutes for the labor such as capital or automation, firm will be less likely. तो यहाँ पर substitutes का ये है कि अगर जैसे आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट, सारी चीज़ें मशीन्स के थ्रू हो रही है, रोबोट्स का एडवेंट हो गया है इन द इंडस्ट्री। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैनुअल जो एक वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं उनका जो इम्पोर्टेंस है वो पीछे होता जा रहा है। तो अगर कोई एक काम, लेट सपोज पहले 3-4 वर्कर्स कर सकते थे, अभी वही सेम काम को एक रोबोट कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली, और 4-5 वर्कर्स को हायर करने की बजाय अगर आप रोबोट को हायर कर रहे हो तो उसके साथ जो हैंडलिंग होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि वर्कर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग भी है। तो वहाँ पर हम लोगों को अपार्ट फ्रॉम उनको वर्क काम करवाना, उनको सैलरी देना, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से हम देखा जाए तो उनको प्रोवाइड करवानी पड़ती। रही बात यहाँ पर रोबोट्स की, तो वहाँ पर इमोशंस अवेलेबल नहीं होते। तो जहाँ पर इमोशंस अवेलेबल नहीं होते वहाँ पर बहुत सारी सॉफ्ट जो स्किल्स हैं, या आप बोल सकते हो जो सॉफ्ट मेजर्स हैं, जो एक जो मैनेजमेंट है उनको लेने चाहिए, वो नहीं लेगी। उनका वो जो कॉस्ट है उस तरफ से घट जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई सिनेरियो बनता है जहाँ पर देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, कि उस वर्कर की जगह कोई एक्स्ट्रा कुछ ऑटोमेशन, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो वहाँ पर उन वर्कर्स की डिमांड घट जाएगी। एट द सेम टाइम हम इसको सब्स्टिट्यूट ऑटोमेशन से ना भी जोड़ें तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ वर्कर्स स्किल्स किनके पास बहुत ज़्यादा होती है, दे आर मोर, आप बोल सकते हो बहुत ब्राइट होते हैं, कि वो बहुत जल्दी से कोई काम सीख रहे हैं, बहुत जल्दी से कोई काम कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो उस सेंस में भी अगर लेट्स से कि कोई एक इंसान है वो 2-3 वर्कर्स का काम ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पर मैं मैनुअल वर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे काम की बात कर रही हूँ जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर लाइक जो ऐसे काम होते हैं जहाँ पर आपको ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, जहाँ पर आपको हाथ का, मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ा है, मैनुअली वर्क करना पड़ा है, वहाँ पर तो अब एक वर्कर को दूसरे वर्कर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 वर्कर एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर जो काम है दैट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल वर्क, तो वहाँ पर एक इंसान हो सकता है जो इतना ब्राइट हो कि वो एक से ज़्यादा 2 लोगों का काम हैंडल कर रहा है। तो वहाँ पर भी अगर ज़्यादा ब्राइट ऐसे कोई वर्कर्स हैं अवेलेबल हैं तो वो ऑब्वियसली लेस जो डिमांड है वो हो जाएगी। जहाँ पर 4 लोग चाहिए होंगे, अगर एक इंसान 2 लोगों का काम कर रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ घट जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो आप इसको दोनों सेंस में ले सकते हैं। The level of technology, the higher the level of technology, the more productive workers can be and the more labor firms will demand. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो वर्कर्स का प्रोडक्शन लेवल है, उनकी एफिशिएंसी वो भी आगे बढ़ती है, और एंड उसके हिसाब से उनका जो डिमांड है वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है। देन वी हैव गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होते हैं अगर हम लेबर डिमांड की बात करें तो। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स, ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिनकी वजह से लेबर डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। देन वे इकोनॉमिक एक्टिविटी, द हायर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से यहाँ पर मतलब है प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, उतना ज़्यादा वर्कर्स का या मैन पावर का डिमांड बढ़ जाएगा।
नाउ कम्स अनदर टॉपिक विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड. अभी इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड क्या है? ये वो मेजर है जिससे हमको पता चलता है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड बाय द एम्प्लॉयर टू चेंजेस इन द वेज रेट. तो जैसे वेज रेट चेंज होता है और जो लेबर का जो डिमांड है जो एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ लेबर डिमांड में पढ़ते हैं कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड एंड परसेंटेज ऑफ चेंज इन दी वेज रेट. वो जो उन दोनों का जो भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि वेज रेट कम हो रहा है तो लेबर डिमांड बढ़ रही है, लेबर डिमांड वेज रेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो लेबर डिमांड घट रही है. तो कितना घटेगा? अगर सपोज 1% वेज रेट बढ़ता है या 10% वेज रेट बढ़ रहा है तो 10% के अगेंस्ट में कितना परसेंट लेबर डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, इसको हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. So there are few important points related to elasticity of demand. So first is elastic demand. Elastic demand कब होगी? If the elasticity of labor demand is greater than 1. Greater than 1 का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी वेजेस में चेंजेस आते हैं, इफ़ देर इज़ इवन स्लाइड और स्मॉल चेंज इन वेज, that small change would lead to large or drastic change in the quantity of labor demanded. तो अगर थोड़ा सा भी वेज में चेंजेस आता है तो जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है जो डिमांड की जा रही है उसकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे एज कम्पेयर टू द चेंज ऑफ वेजेस. तो इसको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा कर्व बता के समझा देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगी. लेट्स से वी यहाँ पर हमारा है वेजेस, यहाँ पर है क्वांटिटी. ठीक है, वेज 1 जब वेज ये था इस पॉइंट पे तो हमारा क्वांटिटी था ये. ठीक है, अब जैसे ही वेज बढ़ा तो हमारी क्वांटिटी घट गई. When I am saying quantity, that means labor demand. So there was a slight change in the wages. तो जैसे ही वेजेस में स्लाइड चेंज आया, यहाँ पर क्वांटिटी या लेबर डिमांड में ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया एज कम्पेयर टू वेजेस चेंज. सेम चेंज नहीं है, देखो इतना है वेज का चेंज, इतना है क्वांटिटी का चेंज यानी कि लेबर डिमांड. तो इसको हम कहेंगे द डिमांड फॉर लेबर इज इलास्टिक. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. मूविंग ऑन टू इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 इट इज कंसिडर्ड टू बी इन इलास्टिक. दिस मीन्स दैट चेंजेस इन वेजेस हैव अ रिलेटिवली स्मॉलर इफेक्ट ऑन क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड. तो एक तरह से उसका ऑपोजिट है इलास्टिक डिमांड का. या इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा भी अगर वेज में चेंजेस आ रहे थे तो उसके रिस्पॉन्स में लेबर डिमांड में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहे थे. इन इलास्टिक डिमांड में क्या है, अगर चेंजेस आ रहे हैं वेजेस में रिलेटिवली तो वहाँ पर उसके कंपैरिजन में जो लेबर की डिमांड है वो रिलेटिवली कम चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो कैसे आएगा? सो अगर यहाँ पर इतना चेंज आया वेजेस में, उसके अगेंस्ट में जो हमारा लेबर डिमांड था वो, जस्ट अ सेकेंड मेरी, ठीक है, जो लेबर डिमांड था वो बहुत कम, रिलेटिवली बहुत कम चेंज हुआ है. तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड. Then we have unitary elasticity. If the elasticity of demand is exactly 1, indicates the unitary elasticity means the percentage change in quantity of labor demanded is exactly equal. तो यहाँ पर क्या है, जितना सपोज अगर 10% वेजेस में चेंजेस आए हैं तो 10% डिमांड ऑफ लेबर में भी चेंजेस आएंगे. तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है. ऑल्दो यूजीसी नेट में ऐसे फॉर्मूला बेस्ड लेबर मार्केट में जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं.
नाउ वी हैव सेवरल फैक्टर्स दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी तक हमने जैसे पढ़ा था फैक्टर्स वो जो लेबर की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, राइट. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब कि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. अगर किसी भी द ईजियर इट इज़ टू सब्स्टिट्यूट अ लेबर, अगर किसी लेबर का सब्स्टिट्यूट ईजिली अवेलेबल है with other input like machinery or technology, the more elastic the demand for labor will be. For instance, in industries where automation is feasible alternative to human labor, the demand for labor tends to be more elastic. मतलब अगर किसी लेबर को हम किसी मशीन से लेट सपोज अगर हम easily सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं तो वहाँ पर जो लेबर की डिमांड होगी वो कंपैरेटिवली इलास्टिक होगी एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज. Then we have proportion of labor cost. If the labor cost constitute a large portion of total production cost, the demand for labor is likely to be more elastic. A small increase in wage can significantly impact total cost. तो अगर किसी इंडस्ट्री में किसी फर्म में जो लेबर कॉस्ट है वो कॉस्ट जो लेबर्स पे लग रही है, जो कंपनी द्वारा उसको वेजेस एंड सैलरीज वगैरह दी जाती है, मतलब कि फॉर लेबर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लेबर को हायर करने में जो कॉस्ट लग रही है, अगर वो मेजर पोर्शन प्रोडक्शन का मेजर पार्ट लेती है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा किसी भी वेज में तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगा किस में, लेबर की डिमांड में. क्योंकि लेबर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन, उस फर्म की प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा है, मैक्सिमम परसेंटेज किस पे जा रहा है, लेबर कॉस्ट पे जा रहा है, मैक्सिमम पैसा कंपनी लेबर कॉस्ट पे लगा रही है. तो ऐसे में अगर वेजेस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो जो थोड़ा सा भी चेंज है वो लेबर की डिमांड में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा. Third point is product demand elasticity. The elasticity of demand for the product being produced also affect labor demand elasticity. If the product demand is elastic, a rise in wage will significantly reduce product demand. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, जो हम सिंपल जो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, अगर वहाँ पर इलास्टिसिटी है तो वो चीज़ हमारे लेबर डिमांड में भी शो होगी. कैसे? इफ़ द प्रोडक्ट फॉर डिमांड इज़ इलास्टिक, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो ऐसे केस में अगर उस जो राइज होगा वेजेस में थोड़ा सा भी राइज होगा, दैट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिमांड फॉर लेबर, देयर बाय रिड्यूसिंग लेबर डिमांड. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से लेबर की डिमांड को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लेबर की डिमांड इज डिराइव डिमांड. वो किस पे निर्भर करती है? प्रोडक्शन पे निर्भर करती है. जैसे ही प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है वो ऊपर नीचे होगी तो लेबर की डिमांड भी ऊपर नीचे होगी. तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो ऐसे केस में क्या होगा, थोड़े से भी राइज के, थोड़ा सा भी वेजेस में अगर राइज आएगा, अगर किसी भी वेज में राइज आ रहा है, दैट विल लीड टू हायर प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्म है उस राइज इन वेजेस को प्रोडक्ट के प्राइजेस को राइज करके निकालेगा. तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लेबर्स की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी सिग्निफिकेंटली. देन वी हैव टाइम फ्रेम. इन द शॉर्ट रन लेबर डिमांड टेंड्स टू बी मोर इनइलास्टिक बिकॉज इट इज हार्डर फॉर द एम्प्लॉयर्स टू मेक क्विक एडजस्टमेंट टू देयर लेबर फोर्स. तो शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो शॉर्ट रन में लेबर की डिमांड कम, थोड़ी सी इनइलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में वो इलास्टिक होती है क्योंकि हम शॉर्ट रन में लेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आज हमने लेबर को रख लिया, कल अगर वेजेस राइज हो गए तो कल हमने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है. थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है उस चीज़ को एडजस्ट होने में, थोड़े टाइम पीरियड. तो हम लोग तुरंत लेबर्स को हायर या टर्मिनेट नहीं कर सकते, ले ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी टाइम पीरियड चाहिए होता है. तो शॉर्ट रन में लेबर का जो डिमांड होता है कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग रन. देन वी हैव लेबर डिमांड कर्व. लेबर डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एम्प्लॉयर, ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ लेबर, कि मतलब एक पर्टिकुलर गिवन वेज रेट में कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, विलिंग टू हायर. और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि वेज रेट अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, जो डिमांड फॉर लेबर है वो कम होगी. अगर वेज रेट कम हो रहा है तो डिमांड फॉर लेबर क्या होगी, बढ़ेगी. तो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनका रिलेशनशिप. इफ द वेज रेट इज इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयर इज विलिंग टू हायर लेस ऑफ the workers, and if the wage rate is decreasing the employer will be hiring more of workers. तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप है, एंड दिस इज वाई इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है.
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेबर डिमांड कर्व, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर डिमांड कर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट इज वेज रेट, वेजेस डिक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग, एज वेज डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एडिशनल लेबर ऑल्सो डिक्रीजेज, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव फॉर फर्म टू हायर मोर वर्कर्स। कन्वर्सली वेज अगर इंक्रीज होगा तो हायरिंग जो वर्कर्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, देन इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव लीडिंग द फर्म टू हायर फ्यूअर वर्कर्स। तो वेजेस पे डिपेंड करता है कि कितना डिमांड का जो लेबर है उसका कितना डिमांड होगा। वेज रेट ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा, वेज रेट कम होगा डिमांड ज़्यादा होगा। Then we have productivity of labor. Improvements in technology, education, training can increase the productivity of labor, shifting the demand curve to the right. Decreases in the productivity can shift the demand curve to the left. तो अगर सपोज यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ठीक है। तो जितना एफिशिएंट लेबर होगा उतना ही उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जितना इनएफिशिएंट लेबर होगा उसकी डिमांड उतनी ही कम होगी। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी उसकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी। प्राइजेज ऑफ आउटपुट, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आउटपुट मेक्स द लेबर मोर वैल्यूएबल, शिफ्टिंग द डिमांड कब टू दी राइट। तो यहाँ पर आउटपुट का मतलब है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज अ प्रॉफिट टू दी फर्म। तो अगर प्रॉफिट होगा फर्म अर्न कर रही है तो फर्म के पास अब ज़्यादा पैसा है कि वो लगा सकती है मोर लेबर्स को हायर करने में। और अगर प्राइस आउटपुट का प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली वो कम लेबर्स को हायर करेगी। Substitutes and complementary inputs. Availability and prices of substitute inputs can affect the demand for labor. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर लेबर को ईजिली किसी ऑटोमेटिक मशीनरी से रिप्लेस किया जा सकता है तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। Changes in the availability and the cost of complementary inputs can also impact labor demand. Then we have economic conditions. During economic expansions, demand for goods and services rises, increasing in the labor demand. And during recession होता है तो demand of goods and services fall हो जाती हैं। Inflation में भी अगर हम बात करें तो अगर prices high होंगे या रिसेशन होगा, मार्केट पे पैसा नहीं होगा, परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की कम हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम क्यों होगी? क्योंकि इंसान पैसा है उसके पास है ही नहीं, तो वो पैसा देगा कैसे, वो क्या दे के खरीदेगा। तो जितना परचेजिंग पावर अगर कस्टमर्स की ज़्यादा होती है, लोगों की ज़्यादा होती है, जितना उनके हाथ में पैसा होता है, जितना मार्केट में पैसा रिवॉल्व कर रहा होता है, उतना ही जो डिमांड है वो गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती है। और सिमिलरली जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो लेबर की भी डिमांड कन्वर्सली उसके साथ साथ बढ़ती रहती है। इसी के साथ अगर इकोनॉमिकली कोई एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर भी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी और इंक्रीज होगा डिमांड फॉर लेबर में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। लेबर जो डिमांड फॉर लेबर है ये पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड बाय बाय।